नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक करंट अफेयर्स रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। हाल ही में राज्यसभा में मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पास हो चुका है, तो हम लोग बात करेंगे इस बिल के बारे में, इसके बारे में व्यापक विश्लेषण करेंगे। क्या है फीचर्स इस पर्टिकुलर मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल की, अगर ये नया बिल आया है तो इससे पहले क्या एक्ट था, एक बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, मेजर पोर्ट का मतलब समझेंगे और अंत में बात करेंगे कि ये एक्ट या ये बिल अभी जो एक्ट बन चुका है किस तरह से बदलाव लाएगा हमारे पोर्ट्स की गवर्नेंस में। इसके ऊपर भी एक एंड में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बातचीत। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। प्लीज डाउनलोड करें हमारा ऐप ज्यादा जानकारी के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए, खबर तो आप जानते हैं, राज्यसभा ने हाल ही में फरवरी फर्स्ट वीक में एक बिल पास किया है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020, जहां पे 12 मेजर पोर्ट्स की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस लाई गई है। ये जो बिल है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, ये बेसिकली रिप्लेस करेगा मेजर पोर्ट एक्ट 1963 को। देखिए किस तरह एक बिल पास होता है। अगर हम लोग बात करें, हमारे संसद के दो हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ऐसा बिल है जो ऑर्डिनरी बिल है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम लोग इस मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल की बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में मार्च 12 2020 को। पिछले साल मार्च में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि लास्ट ईयर बजट सेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इन द मॉनसून सेशन लोकसभा ने इसको पास कर दिया था, फिर उसके बाद अभी बजट सेशन में राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया। इसके बाद ये चला जाएगा प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर असेंट कर देंगे तो उसके बाद ये बिल से एक एक्ट बन जाएगा। राइट, तो चलिए बात करते हैं इस बिल के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं मेजर पोर्ट का मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो गिने चुने मेजर पोर्ट्स हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, क्योंकि एक रिसेंट डेवलपमेंट आई है जहां पे एक नए मेजर पोर्ट की भी बात हुई है। तो प्लीज मुझे बताइए हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। अगर हम लोग माइनर पोर्ट्स की बात करें तो माइनर पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे राज्यों के कंट्रोल के अंदर माइनर पोर्ट्स है। तो मेजर पोर्ट का मतलब क्या होता है इन जनरल? अगर मैं जनरल डेफिनेशन दूं तो मेजर पोर्ट वो होता है जो काफी बड़ा होता है, जहां पे लार्ज फैसिलिटीज है, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट है, जहां पे वो 1 लाख टन कार्गो प्रति महीने में संभाल सके। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास होता है। और अगर हम लोग मेजर पोर्ट की बात करें, मेजर पोर्ट आता है यूनियन लिस्ट में, जो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो मेजर पोर्ट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, बट द नॉन मेजर पोर्ट दे कम अंडर कंकरेंट लिस्ट, नॉट द स्टेट लिस्ट। आपको इसको याद रखना है। जो माइनर पोर्ट होते हैं यानी कि नॉन मेजर पोर्ट होते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर सकता है। और जो मेजर पोर्ट्स होते हैं उनको बेसिकली गवर्न करता है हमारा शिपिंग इंडस्ट्री। लेकिन डेफिनेशन क्या होता है मेजर पोर्ट का लीगली? देखिए, लीगली कोई ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है टनेज के हिसाब से या फिर कैपेसिटी के हिसाब से या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। इंडिया में जो भी केंद्र सरकार ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई कर देगी कि भैया फलाना ये जो पोर्ट है वो मेजर बनेगा, दैट बिकम्स अ मेजर पोर्ट। बेसिकली इट इज रिटन इन द इंडियन पोर्ट्स एक्ट सेक्शन 3 सब क्लॉज 8 ऑफ 1908, जहां पे केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो किसी भी पोर्ट को एक मेजर पोर्ट करके नोटिफाई कर सकता है। उस दिन से वो मेजर पोर्ट बन जाए। चलिए बात करते हैं वापस एक्ट के बारे में। अगर हम लोग बैकग्राउंड के बारे में बात करें, मेजर पोर्ट एक्ट 1963 गवर्न करता था इन सारे मेजर पोर्ट्स को, जहां पे एक पोर्ट ट्रस्ट बनाया जाता है। आप जानते होंगे इस चीज के बारे में। इट्स ऑल्सो वन काइंड ऑफ अर्बन लोकल बॉडी का एक डेफिनेशन आप बता सकते हो। यहां पे पोर्ट ट्रस्ट की अगर बात करें तो पोर्ट ट्रस्ट यूज्ड टू हैंडल द मेजर पोर्ट्स बिफोर। उसके बाद उसके रिवैम्प के लिए जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, वो मुहिम में लगी हुई है कि पोर्ट गवर्नेंस को बदला जाए। राइट, तो सबसे पहले मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसको एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसके ऊपर स्टडी की, इसके ऊपर इनपुट्स ली, कंसल्टेशन की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके बाद इवेंचुअली 2017 में उन्होंने जुलाई में एक रिपोर्ट दे दी पार्लियामेंट को। इस रिपोर्ट की बिना पर फिर से केंद्र सरकार ने जो अमेंडेड बिल था मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2016, उसको अमेंड किया इस कमिटी की इनपुट्स के हिसाब पे और फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया लोकसभा में 2018 में। लेकिन उसके बाद ये बिल लैप्स हो गया क्योंकि फिर से इलेक्शन हुए 2019।
उसके बाद जब फिर से नरेंद्र मोदी सरकार जीत के आई, सेकेंड मोदी गवर्नमेंट के अंडर मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 फिर से इंट्रोड्यूस किया गया मार्च 2020 में, इवेंचुअली लोकसभा में पास करा दिया गया सितंबर 23 2020 को, और अभी हाल ही में राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया। तो चलिए बात करते हैं इस बिल की इंटेंशन क्या है। क्लियरली पता चल रहा है कि जो पुराना मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था 1963 का, वहां पे पोर्ट ट्रस्ट हुआ करते थे और उस पोर्ट ट्रस्ट के पास ज्यादा पावर्स नहीं थे, यानी कि केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल था इन सारे मेजर पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी जो ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये बिल जो पास किया है, इसका इंटेंशन है कि ज्यादा ऑटोनॉमी दे जो भी नई अथॉरिटी बनेगी जो मेजर पोर्ट्स को कंट्रोल करेंगे। बेसिकली प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म लेके आ रहे हैं इन पोर्ट्स की गवर्नेंस में। इसकी मैनेजमेंट में ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगी, इनकी मैनेजमेंट को और ज्यादा पावर दिया जाएगा और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वो खुद के डिसीजंस ले। तो क्या बदलाव लाए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बिल कहां अप्लाई होगा? ये बिल अप्लाई होगा मेजर पोर्ट्स जिनकी लिस्ट यहां पे दी गई है, चेन्नई, कोचिन, वियो, चिदम्बरम, जेएनपीटी, कांडला, कोलकाता। द लिस्ट इज लॉन्ग हियर, राइट, ताकि ग्रेटर ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए यहां के अथॉरिटीज को। तो क्या बदलाव आया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो पुराना बिल था, उस पुराने बिल में बहुत ज्यादा सेक्शंस थे, बहुत ज्यादा कंबरसम बिल था, उसको कम किया है, केवल 76 सेक्शन है इस पर्टिकुलर बिल में। और सबसे मेन क्लॉज ये है कि जो पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्ट थे इन मेजर पोर्ट्स के लिए, अभी वो बदले जाएंगे, बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनेंगे। क्या बदलाव होगा? पहले इस बोर्ड ट्रस्ट में काफी ज्यादा मेंबर्स थे, 17 से लेकर 19-20 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अभी इनका नंबर कम किया गया है, 11 to 14 मेंबर्स वुड बी देयर। कौन होगा इस मेजर पोर्ट अथॉरिटी में? इस मेजर पोर्ट अथॉरिटी में होगा एक चेयरपर्सन, एक डेप्यूटी चेयरपर्सन, और मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक नॉमिनी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक नॉमिनी रहेगा और कस्टम्स डिपार्टमेंट से एक नॉमिनी रहेगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करने की भी यहां पे प्रावधान है। इसके अलावा 2 मेंबर्स रहेंगे एम्प्लॉय बोर्ड पर्टिकुलर पोर्ट से, उनकी खुद की अथॉरिटी, राइट। तो काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है यहां पे, केंद्र सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन, राज्य सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, इनफैक्ट एम्प्लॉय बोर्ड्स को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसके अलावा ये जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी रहेगी अभी, इसको ज्यादा पावर्स दी गई है, ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, यानी कि उनके पास उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी विद रिस्पेक्ट टू लैंड, प्रॉपर्टी, एसेट, फंड्स। अगर कुछ वो बदलाव लाना चाहते हैं तो वो अपने दम पे ला सकते हैं, उन्हें हर चीज के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये जो अथॉरिटी है वो मास्टर प्लान बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली, जो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बाहर भी हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर बिल में ये है, ये पीपीपी मोड को प्रमोट करता है, यानी कि अब जो पोर्ट अथॉरिटी रहेगी उनके पास पावर रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करा दे, यानी कि पीपीपी मोड में अभी केंद्र सरकार की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली द पोर्ट अथॉरिटी कैन डील विद द प्राइवेट प्लेयर एंड गिव एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू देम। इसके अलावा जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रहेंगे, उसको भी पोर्ट अथॉरिटी खुद ही लेके आएगी। फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर यहां पे दी गई है, टैरिफ फिक्स करने की। पोर्ट में जो भी टैरिफ रहेंगी, फीस एटसेट्रा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर कैबोटेज एटसेट्रा, इन सब चीजों के लिए अभी पोर्ट अथॉरिटी ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रहेगी। इसके अलावा और भी ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है इन मेजर पोर्ट अथॉरिटीज को, यानी कि अभी जो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज होंगी वो बैंक से डायरेक्टली लोन उठा सकती है विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल, राइट। कुछ हद तक दे हैव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, हायर अमाउंट के लिए दे डू नीड सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, राइट। सो ऑटोनॉमी हैज बीन एनहांस्ड फॉर दीज अथॉरिटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी बदलाव है, एक और एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाने की भी पावर दिए गए बिल में। एक एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाने की पावर दिएंगे केंद्र सरकार को, और इस एडजुडिकेटरी बोर्ड का काम क्या रहेगा? अगर कोई भी पोटेंशियल डिस्प्यूट आएगा अथॉरिटी के बीच और जो प्राइवेट प्लेयर है उनके बीच, अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। इसके अलावा अगर कोई पीपीपी प्रोजेक्ट है जो स्ट्रेस्ड हो चुका है, जो एनपीए बनने की संभावना है, उसकी रिव्यू में भी ये एडजुडिकेटरी बोर्ड काम करेगा। इसके अलावा पेनाल्टीज ज्यादा हो गई। देखिए, अगर हम लोग पहले वाले बिल की बात करें, पोर्ट ट्रस्ट 1963 की बात करें, वहां पे ग्रेडेड पनिशमेंट थी। समझ लीजिए, अगर मैं एक प्राइवेट प्लेयर हूं, मैं पोर्ट की जगह पे जाकर मैंने अपना खुद का कुछ कंस्ट्रक्शन बना दिया है, मैंने अपनी खुद की दुकान बना दी है, तो मुझ पे फाइन लगता था अप टू 10,000 रुपीज। लेकिन अभी एक ब्लैंकेट फाइन लग जाएगा, फ्लैट फाइन अप टू 1 लाख रुपीज
for any kind of violation, be it some sort of construction, be it non-payment of tariff, etc. etc. तो हायर फाइन है, राइट? तो ये सब बदलाव लाए गए हैं पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 में। अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों से फायदा क्या मिलेगा? देखिए, ऑलरेडी लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंशियल असेंट भी बड़ी जल्द मिल जाएगा, राइट? तो ये एक्ट बनने वाला है, लेकिन इसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि इससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा हमारे पोर्ट एसेट्स का। जो पोर्ट की गवर्नेंस में प्रॉब्लम होती थी, जब भी अगर कोई डिसीजन लेना है तो दे हैड टू वेट फॉर द एंटायर रेड टेप टू एंड, राइट? पोर्ट ट्रस्ट से अगर राज्य सरकार इन्वॉल्व है तो अगर उनको भी इन्वॉल्वमेंट करना है तो रेड टेप इज देयर, केंद्र सरकार है उनको इन्वॉल्व करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से तो रेड टेप वुड बी देयर, बट नाउ देयर वुड बी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। इनफैक्ट हमारी केंद्र सरकार का तो यह कहना है कि विद दिस पर्टिकुलर एक्ट द इंडियन मेजर पोर्ट्स आर नाउ गोइंग टू कंपीट विद द अदर वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स। ये कहा जा रहा है कि ये एक डिसेंट्रलाइजिंग स्टेप है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार को हर चीज के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो पोर्ट अथॉरिटी है वो डिसाइड कर सकती है। तो इसकी वजह से डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी इस पर्टिकुलर बोर्ड में और इस पोर्ट की गवर्नेंस में भी। आशा करते हैं कि इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो और इसके अल्टीमेटली रिजल्ट भी मिले अल्टीमेटली हमारे देश को। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।